अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और बिल्कुल हम आपको न्यूज़ की तरफ ही लेके चलेंगे और आप घबराइए मत, इसलिए कि आपने घबराना नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और हम आपसे बात करेंगे यकीनन इमरान खान साहब की, लेकिन उससे भी पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे जी इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब को जैसा आप सब जानते ही हैं कि खान साहब आजकल जेल में हैं, और आज तो नहीं लेकिन सुना ये जा रहा है कि कल यानी कि ट्यूसडे के दिन इमरान खान के जो लॉयर्स हैं या जो उनके साथी हैं वो अपील दायर करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि खान साहब को बेल मिलती है या नहीं। वैसे तो जो चीफ जस्टिस हैं वो इमरान खान के काफी करीबी बताए जाते हैं, कहा जाता है कि काफी इमरान खान उनके फेवरेट हैं। तो इमरान खान जब गए थे अदालत में तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा भी था कि हेलो हाउ आर यू, गुड टू सी यू। तो हो सकता है कि अब इमरान खान भी उनको देखकर यही कहें कि गुड टू सी यू। लेकिन ये कब होगा ये तो हम आपको खैर बताएंगे ही, लेकिन ये जरूर है कि जब इमरान खान को पुलिस पकड़ने उनके घर पहुंची और उन्होंने बेल बजाई, उसके बाद दरवाजा कैसे खुला ये जी बता रहे हैं हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब, और उनके बताने का अंदाज ही कुछ और है। तो हम जावेद चौधरी साहब को सुनते हैं कि आखिर वो कैसे बता रहे हैं। जब वो पीछे हटे तो अंदर से फिर उसके लॉक खुलने शुरू हुए, क्लिक 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 की आवाज़ें आई। और उसके बाद जब वो पीछे हटे तो अंदर से फिर उसके लॉक खुलने शुरू हुए, क्लिक 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 की आवाज़ें आई। और उसके बाद फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुला क्री करके, क्योंकि उसकी वजह दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था। और जब दरवाज़ा खुल गया तो उसके बाद जावेद चौधरी साहब की इस बात से लोग बहुत हंस रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं उनके बताने का अंदाज। तो हमने कहा चले हम भी आपको बता दें, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त काफी परेशान होंगे यकीनन, और होना भी चाहिए। लेकिन एक साहिबा और हैं जो लंदन में हैं और आप सब उन्हें भी जानते हैं, हरीम शाह को, और उनका क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ। हिटलर एक बहुत बड़ा तारीख का नाम, जिसको कोई भी आज अच्छे अल्फाज अलकाबात के साथ याद नहीं कर रहा, किधर गया वो तो नेस्त नबूद हो गया। क्या फ़ायदा इस पार्लियामेंट के इस जगह का एक यादगार बन के रहेगी, और वो भी लोगों के लिए इबरत का एक मेरे ख्याल में अलमिया है। तो मैं यही कहूँगी जुल्म करना बंद करें। इमरान खान पे जो आप लोग जुल्म कर रहे हो, जो इस वक्त एक जबरी एक जुल्म वाली एक कैफियत है, तो आप लोग भी ऐसी नेस्त नबूद हो जाएंगे तो ये कुर्सियाँ इधर ही ले जाती हैं। और कुछ ऐसे काम करें अवाम आप। जी, तो ये हैं जी इमरान खान की सपोर्टर जो लंदन में खड़े होकर इमरान खान को बहरहाल सपोर्ट कर रही हैं और करती हुई दिखाई दे रही हैं। मगर खैर हम जी चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि उम्मीद बहुत है लोगों को कि शायद इमरान खान साहब को जल्द ही जो है वो अच्छी खबर मिलेगी और खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन मजीद केसेस इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको अगली न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं, और उसमें जी अलीम खान साहब, जी हाँ, जो इमरान खान के साथी हैं, उन्होंने कहा जो अपने दोस्तों अपने मोहसिनों का नहीं अपने बच्चों का नहीं हुआ वो मुल्क का कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये कहना है अलीम खान साहब का, जो काफी नाराज नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी रह चुके हैं, इमरान खान के साथ उठना बैठना, बल्कि इमरान खान साहब के एटीएम कहलाया करते थे अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन खान साहब एक जमाने में। और बाद में इमरान खान ने उनको पार्टी से ना सिर्फ ये कि निकाल दिया, बल्कि उनके ऊपर कई तरह के केसेस भी बने, और अब अलीम खान साहब ने ये बात की है। हम आपको ये भी बताते चलें कि 9 अगस्त को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और दूसरी असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व होने जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जी वो 9 अगस्त को जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे। वैसे 9 बोलते ही पता नहीं मई क्यों मुंह से निकलता है अगस्त के बजाय, लेकिन खैर मैं अगस्त की बात कर रही हूँ, और 9 अगस्त को पाकिस्तान की असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी। और इस तरह से ये एक तरह से हम कहेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट के आने का टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी तक मालूम नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट में आ कौन रहा है। साथ ही आपने आपको ये भी बताया था कि वो बच्ची जो थी जो कि एक जज साहब के घर में थी और उनकी बेगम ने उनको मारा पीटा था, वो केस भी बना हुआ था कि घर में एक तो चाइल्ड लेबर कराई जा रही थी, ऊपर से उस बच्ची के ऊपर जो है वो मारा पीटने की भी केस बना था। उन साहब की यानी उन जज साहब की बेगम को अरेस्ट कर लिया गया है।
मगर उनका कहना ये है कि बच्ची को स्किन एलर्जी थी, तो अगर बच्ची को स्किन एलर्जी थी ये मान लिया जाए, तो स्किन एलर्जी में हाथ पांव की हड्डियां कब टूटती हैं, ये अगर वो जज साहब बता सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। अदरवाइज उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि वो किस तरह से, कभी वो अपनी बेगम के लिए कहते हैं कि जी वो दिमागी मरीज हैं, कभी कहते हैं जी उनका दिमाग सही नहीं है। अगर दिमाग सही नहीं है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं मारा, आखिर उस बच्ची को ही क्यों मारा जो उन्होंने घर में एज अ सर्वेंट रखी हुई थी। तो ये बात भी जो है मेरा ख्याल है कि अदालत को सुननी चाहिए, और अदालत की ये भी एक बहुत बड़ा अदालत के लिए इम्तिहान है कि वो कहीं इन जज साहब का या उनकी बेगम का साथ ना दे। लेकिन फिलहाल तो खैर उनको अरेस्ट तो कर लिया गया, लेकिन आगे क्या होगा हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वो अरेस्ट हो गई हैं, और उनका कहना ये है कि जी स्किन एलर्जी थी, हमने मारा पीटा नहीं है। लेकिन अगेन सवाल वही है कि अगर स्किन एलर्जी थी तो उसमें हाथ और पांव की हड्डियां कैसे टूट गई। और इस तरह के कई केसेस हमने देखे हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे छोटे बच्चों को संभालने के लिए भी बच्चे ही रखे जाते हैं एज अ सर्वेंट, और उसके बाद उनको ना खाना दिया जाता है सही से ना कुछ, और मारा पीटा अलग जाता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में भी इस बात को मना किया गया है, ये जो है ये गैर कानूनी है कि आप किसी बच्चे को घर में सर्वेंट रखें। तो इसलिए मगर यहाँ पे बाकी काम कौन से हम बड़े लॉ के हिसाब से कर रहे होते हैं जो इस चीज के ऊपर कोई ध्यान देगा, ना कोई शिकायत करता है और ना कोई रोकता है, और इस किस्म के हादसे हम अक्सर ही होते हुए देखते हैं। राना सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जी हमने बिलों और पेट्रोल में इजाफा नहीं किया, आईएमएफ ने किया है। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जी उनकी गवर्नमेंट ने पेट्रोल और बिजली और गैस और दूसरे बिलों में इजाफा नहीं किया, बल्कि आईएमएफ की वजह से करना पड़ा है। तो राना सनाउल्लाह साहब करा तो बहरहाल आप ही ने है, आईएमएफ के पास भी आप ही गए थे, और आपकी गवर्नमेंट जितने दिन भी रही उस वक्त भी आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप ये करते कि जी पाकिस्तान को इन कर्जों के बोझ के नीचे से निकालें या थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाएं। आपको बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन बहरहाल मैं फिर वही एग्जांपल दूंगी भारत की, कि आप भारत की तरफ देखें कि किस तरह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है, और आज हर जगह पर उनके प्राइम मिनिस्टर की किस तरह से इज्जत हो रही है और हमारी कैसी थू थू हो रही है। तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं और आईएमएफ के दबाव में आप क्यों हैं। आईएमएफ को कोई शौक नहीं है कि वो पाकिस्तान को पैसा दे, आईएमएफ को कोई शौक नहीं है कि वो आपको बार बार लोन दे और उसके बाद वसूलने के लिए वो बेचारों के आप खून खुश कर देते हैं, उनकी वो हालत करते हैं कि बार बार उनसे कहते हैं जी रीशेड्यूल कर लीजिए, हर कंट्री से पैसा लेके उसके बाद कहते हैं रीशेड्यूल कर लीजिए। पैसा बड़ी मुश्किल से आपके पास से थोड़ा बहुत उनका निकल पाता है, मगर आप फिर पहुंच जाते हैं। और एक बार फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो अगला यानी जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा आईएमएफ का, हो सकता है कि बल्कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि पाकिस्तान वो भी ज्वाइन करेगा। अगर आप वो भी ज्वाइन करेंगे तो बस आप समझ जाइए कि फिर इसी किस्म की मुसीबतें आती रहेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका यानी वो फॉरेन उर्दू वाला फॉरेन वैसे वो मुझे लगता है, लेकिन खैर फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कहना ये है कि गरीबों के लिए नेक्स्ट 10 मंथ्स बहुत मुश्किल होंगे। मतलब ये कि जैसे गरीबों के लिए इससे पहले 10 महीने बड़े अच्छे थे, अगले 10 महीने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। यानी कि बिलावल कहना क्या चाह रहे हैं, कौन से अभी हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं या हमारे यहाँ जो लोग मुश्किल में हैं वो अभी कौन सा बहुत बड़े उनके पार्टी हो रही है उनके घर में, या बहुत कुछ खाने पीने को और रहने को है, अभी भी कुछ नहीं है। और बिलावल साहब फरमाते हैं जो कि $3,500 के जॉगर पहन के गए थे फ्लड विक्टिम्स को देखने, जो कि हजारों डॉलर के कपड़े और जूते खरीदते हैं और परफ्यूम्स लगाते हैं, वो बिलावल ये बता रहे हैं कि अगले 10 मंथ्स जो है वो गरीबों के लिए मुश्किल है। तो सर थोड़ा सा अपने लिए भी मुश्किल बता दीजिए, थोड़ा सा अपनी भी प्रॉब्लम बता दीजिए, या ये अपने खर्चे कम कीजिए और उसी पैसे को गरीबों के मुश्किलें हल करने में लगा दें तो बेहतर होगा। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से ये एक बदकिस्मती रही है कि हमारे लीडर्स को जो है वो भाषण देने तो आते हैं लेकिन काम करना नहीं आता। अपनी फैमिली के नेम पे और अपने खानदानी पोजीशन पे जो है वो तरह तरह की पोस्ट या तरह तरह के मिनिस्टर तो बन जाते हैं, लेकिन एक इंसानियत जो होती है वो इन लोगों में मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं देती। किसी और को दिखाई दे तो जरा मुझे भी बता दिएगा, हो सकता है मुझे ही आंखों में आई ड्रॉप डालने की जरूरत हो। लेकिन खैर हम जी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का फैसला।
यानी कि इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये ना हो कि ऐसे होते होते खान साहब तिहाड़ जेल में ना पहुंच जाए, और तिहाड़ जेल में खान साहब क्यों पहुंच जाएंगे उसकी भी खैर मैं रीजन आपको बताती हूँ। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान साहब जो है उनके गिर्द गिर्द शिकंजा तो वैसे कसा जा ही रहा है, लेकिन हमारे इंडियन दोस्त उनको भी मैं 21 तोपों की सलामी देती हूँ कि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है कि जिससे खान साहब अपनी कोई कहानियां वानियां सुना के बाहर निकल सकते। वैसे ये भी सुना गया है कि इमरान खान ने कहा है कि जी मुझे कैरम बोर्ड खेलने के लिए पाउडर चाहिए। मतलब इमरान खान साहब के लिए लोग परेशान है और वो कैरम बोर्ड खेलने के लिए पाउडर मांग रहे हैं। नहीं, अच्छा वो दूसरा पाउडर है। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, वो वैसे खान साहब ने कहा कि कैरम बोर्ड खेलने के लिए पाउडर चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई और सा पाउडर है। लेकिन मैं आपको बात ये कर रही थी, एक तो इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए, ऊपर से 3 साल के लिए उनको जेल हो गई है, उसके ऊपर उनको 5 साल के लिए उनसे कहा कि जी आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, इतने वो परेशान है। और मोदी जी की यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वो तारीफें भी बहुत किया करते थे जेल जाने से पहले। खान साहब ने कितना कहा था कि जी मोदी जी के ऊपर तो कोई करप्शन केस नहीं है, और देखिए उन्होंने अपनी कंट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन हमारे इंडियन दोस्त बाज नहीं आ रहे ऐसी बातें करने से जिससे खान साहब की मुश्किलें और बढ़ जाएं। आपको यकीन नहीं तो देख लीजिए। आज मैं सेलिब्रेट कर रहा था कि आज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A है, लेकिन इरशाद साहब दिख नहीं रहे मुझे यहाँ पे। इरशाद साहब थे हमारे साथ। इरशाद साहब हैं तो ले आई उन्हें भी। मैं इरशाद साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि इरशाद साहब आपने खुशियों पे हमारे पानी फेर दिया। आज आपने इतना नुकसान कराया, आपकी पार्टी ने इतना नुकसान कराया कि वी वर सेलिब्रेटिंग बिकॉज इमरान खान ने जो करा है, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ ऐश्वर्या, जो इमरान खान ने करा है वो चाहे न चाहे, देखे अनदेखे, अनजाने जाने, मैं ये नहीं कह रहा उसने जानबूझ के करा है, लेकिन इमरान खान से भारत को कितना बेनिफिट हुआ है, कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है इमरान खान के हर एक बयान से। उसने अपने आप को सऊदी अरेबिया से डिस्टेंस कर लिया, उसने आपको अरब वर्ल्ड से डिस्टेंस कर लिया, उसने सबसे लड़ाई मोल ली दुनिया भर से। ही डिड नॉट चूज हिज बैटल्स वाइजली। उसने टीटीपी वालों को बोला कि साहब इनको 5000 परिवारों को यहां पे सेटल डाउन कर दो ट्राइबल एरियाज में। उसने एपीएस पेशावर वालों को बोला हमें इनसे बात करनी चाहिए, एहसानुल्लाह एहसान एंड पार्टी जिन्होंने वो बच्चों का कत्ल करा था, मासूम बच्चों का। इमरान खान पहली बार मैंने कभी तसव्वुर नहीं करा था, मैं कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि मैं अपने जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऐसे देखूंगा कि कोई कोर कमांडर के घर में घुस रहा है या कोई जीएचक्यू जा रहा है। इट वॉज बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। और मुझे ऐसा लग रहा था जब टेलीविजन पे आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई सपना देख रहा हूं, ये कैसे हो गया। ये इमरान खान ने करा, दिस वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही मेड। और इमरान खान जैसा दोबारा नहीं मिलना ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। अगर इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रिलीफ नहीं देता है तो इट्स अ मैसिव लॉस फॉर इंडिया। ये मैं एक बंदा जिसको आपने 1 रुपए नहीं दिया, वो खुद लगा हुआ है पाकिस्तान के पीछे बिकॉज ऑफ अना, अपनी अना के लिए। जी, तो ये थे आपके और हमारे हम सबके जाने पहचाने मेजर गौरव आर्या। जी हाँ, मेजर साहब बात कर रहे थे और इमरान खान ने जो कुछ किया उस बारे में बता रहे थे कि जी उन्होंने जो है वो कहा कि तालिबान को यहाँ ले आएंगे, टीटीपी वालों को यहाँ बसा देंगे। उन्होंने खुद को डिस्टेंस कर लिया अरब वर्ल्ड से और उसके बाद चाइना से, और सी पैक बंद कर दिया। जो कुछ इमरान खान साहब के कारनामे थे वो मेजर साहब बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी इसका बड़ा नुकसान होगा हिंदुस्तान को कि खान साहब अरेस्ट हो गए, इसलिए कि वो तो बहुत काम ऐसे कर रहे थे जो हिंदुस्तान को पसंद है। लेकिन खैर किसी हद तक मेजर साहब ठीक भी कह रहे थे। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो क्लिप है मेजर साहब का वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वायरल है, हर कोई देख रहा है, जितने मीडिया पर्सनालिटीज हैं, जितने कहना चाहिए भाई लोग हैं, और चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, हर किसी के पास इस वक्त ये क्लिप मेजर गौरव आर्या का चल रहा है। और एक दूसरे को जो बहुत से आप जानते हैं कि कई ऐसे हैं जो आईएसपीआर के पे रोल पर होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ है, वो भी इस चीज को खूब उछाल रहे हैं कि देखिए जी इमरान खान ने क्या किया। लेकिन बहरहाल जब ये खान साहब कर रहे थे तो क्या अपनी मर्जी से कर रहे थे? यकीनन उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट खान साहब के साथ थी और जो कुछ किया जा रहा था उसी तरीके से किया जा रहा था। वैसे मैं ये भी बताती चलूं
کہ کشمیر کرنا پاکستان نے تھوڑا کم کر دیا ہے، اور جو عام پبلک ہے وہ بھی اگر آپ اس سے بات کریں، آپ لوگوں میں جائیں اور ان سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کشمیر نہیں کرنا ہے، ہم انٹرسٹڈ نہیں ہے کشمیر میں، ہمیں بس سکون سے رہنا ہے، اپنی روزی روٹی کمانی ہے، اپنا گھر چلانا ہے، اور کشمیر کا بخار جو ہے بہت حد تک جو ہے عام پبلک ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو ان کے سر سے اتر چکا ہے۔ یہ تھوڑا بہت جو رہ گیا ہے میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کا مین ریزن یہی بتایا گیا ہے کہ کیونکہ انڈیا نے کشمیر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے، اور وہ دیکھ کر ظاہر ہے کہ پاکستان نے کیونکہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا تو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ جی مطلب پھر ہم نہ ہی سمجھیں کہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نیوز چل رہی ہے کہ انڈیا کے کورٹس میں جو ہے 370 کو لے کر کیس چل رہا ہے، اور کیس کی سنوائی ہو رہی ہے، اور اب آگے جا کے پتہ لگے گا کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ 370 کو واپس لاگو کیا جاتا ہے یا 370 کو جیسے ہٹایا گیا تھا ویسے ہی رکھا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال رکھیں یا ہٹائیں، لیکن پاکستان کو تھوڑا سا سائیڈ لائن ہو جانا چاہیے اور مزید اس جھگڑے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ میجر صاحب نے جس طرح کی باتیں کی وہ یقیناً عمران خان کے لیے مزید نقصان ہی لے کر آئیں گی، عمران خان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خان صاحب یقیناً سوچ رہے ہوں گے میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو یہ میرے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، لیکن خیر بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرین کا حادثہ ہوا ہے تو جی بالکل خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے ہمارے 2-3 دن رہ گئے ہیں تو ڈر تھا کہ کوئی نہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ جی ہاں، خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے منسٹر آف ریلوے رہ چکے ہیں، اور ویسے ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے، اور ہمیشہ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی تعریف کی ہے اس حوالے سے کہ ریلوے کے لیے انہوں نے کافی کام کیا ہے اور کافی چیزوں کو سدھارا تھا، لیکن پھر بھی یہ حادثہ ہوا ہے، اور ظاہر ہر چیز کو نہیں سدھار سکے تھے لیکن بہت سا کام ہونا رہتا ہے، اور خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ شیخ رشید صاحب کے زمانے میں جب شیخ رشید صاحب ریلوے منسٹر تھے تب بھی بہت حادثے ہوئے، اور ویسے تو خیر ہر دور میں ہی ہوتے رہے، لیکن بہرحال اس پہ بہت سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہوتی بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ کامران خان جی ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے بشرا بی بی کے روحانی حساب کتاب کی بدولت چیئرمین تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا۔ یہ تو چیز سبھی کو پتا ہے، کامران خان صاحب آپ کون سی نئی خبر دے رہے ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ بشرا بی بی کے جن اور بھوت اور اس قسم کی باتوں کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹ جو عمران خان کی اپنی تھی بہت مضبوط تھی، اور خان صاحب اس وجہ سے بہت اسٹرانگ رہتے تھے، انہوں نے وہ دونوں اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کر دی تھی، اور اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں جا کر عمران خان سنبھلتے ہوئے دکھائی دی ہوں۔ عمران خان کی مشکلوں میں صرف اور صرف اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ بات ہم کریں گے ایک بار پھر گورنمنٹ کی اور پیپلز پارٹی کی۔ عوام پر پیٹرول پیپلز پارٹی نے نہیں گرایا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مہنگائی کی مخالفت کی ہے۔ شرجیل میمن، جی ہاں پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں شرجیل میمن صاحب، اور جب بھی ان کے گھر پولیس ان کو اریسٹ کرنے جاتی تھی تو یہ ہاسپٹل پہنچ جاتے تھے، لیکن جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے، جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی اور کولیشن کی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی آئی، تب سے ابھی تک یہ ہاسپٹل نہیں گئے۔ چلے کوئی بات نہیں، طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے اور اچھی بات ہے اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام پر پیٹرول بم جو ہے وہ گرانے میں پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مہنگائی کی مخالفت کی ہے، لیکن کام تو سر کوئی نہیں کیا نا آپ نے، نہ سندھ میں اور نہ ہی کہیں اور، تو اس لیے آپ کے اوپر تو بالکل الزام تو بنے گا اور لوگ الزام لگائیں گے بھی۔ نواز شریف ایک بار پھر پاکستان آئیں گے اور ملک کی تقدیر بدل دیں گے، یہ جی کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا، جو کہ نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، بھائی ہیں تو کہنا تو پڑے گا۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب ملک کا نقشہ بدل دیں گے، نقشہ تو خیر 71 میں پہلے بھی بدلا جا چکا ہے، تو ہوپفلی نقشہ نہیں بدلیں گے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ تقدیر بدل دیں گے۔ اب ایسا کون سی جادو کی چھڑی لے کر آ رہے ہیں میاں صاحب، ویسے ابھی تو آ بھی نہیں رہے۔ سنا یہی ہے کہ کیونکہ کولیشن کی گورنمنٹ بنانی ہو تب بھی اس کے لیے بھی الیکشنز تو چاہیے، تو الیکشن ابھی کیونکہ ہو نہیں رہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ آگے بڑھا دیے جائیں گے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی کافی دن بیٹھی رہے گی، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی میرے خیال ہے واپس
लंदन यात्रा को चले गए होंगे और वापस अभी यहाँ आके मुल्क की तकदीर बदलना जो उनके भाई दावे कर रहे हैं वो करते हुए वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। खैर हम यहाँ से देखते हैं एक वीडियो। सुन लो मेरी बात, नारे जरा बाद में लगना, अभी आपको बाद में खाना मिल जाएगा, अभी आप मुझे पता है कि भूख लगी हुई है। सुन लो मेरी बात, नारे जरा बाद में लगना, अभी आपको बाद में खाना मिल जाएगा, अभी आप मुझे पता है कि भूख लगी हुई है। जी ये थे शहबाज शरीफ साहब जो किसी पॉलिटिकल रैली में थे और अपने वर्कर्स को बता रहे थे कि जी खाना मिल जाएगा तो बेफिक्र रहिए। लेकिन इमरान खान साहब की हालत जो है वो भी कुछ हमें खास अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जाहिर है जेल जाके तो सभी परेशान होते हैं, तो खान साहब भी यकीनन परेशान हो रहे होंगे और उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि जैसे वो दूसरों को जेलों में डाला करते थे उनकी अपनी बारी आ गई, लेकिन उनका ख्याल नहीं था क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको ये यकीन दिलाया गया था कि जी तुमको 10 साल के लिए लाए हैं और 10 साल से पहले आपको कोई हिला नहीं सकता। मगर खैर हिला दिया गया। और जी जो इस्लामिक एक पार्टी है हमारी जमात इस्लामी, उसके अमीर का कहना है नवाज जरदारी और चेयरमैन पीटीआई एक ही जेल में हो तब मजा आएगा। जी हाँ, सिराजुल हक साहब जो कि जमात इस्लामी के अमीर, उनका कहना है कि जी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब एक साथ जेल में हो तब मजा आएगा। यानी सिर्फ सिराजुल हक साहब ही बाहर फिर रहे हो, उनका ख्याल है कि और बाकी सबको जेल में डाल दें। तो बिल्कुल वही सोच है जो इमरान खान साहब की थी कि सबको जेल में डाल दो उनके अलावा। और यही बात अब ये जमात इस्लामी के जो हेड है उनका कहना है कि जी मजा तो तब आएगा जब आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एक साथ जेल में हो। तो सर फिर आप लोग भी जेल में जाइए, इसलिए कि काम तो आपके भी कुछ टेढ़े मेढ़े ही हैं, कोई सीधा काम तो आपने भी नहीं किया, तो जेल में तो आपको भी चले जाना चाहिए। वैसे माइंड ना किएगा ना, इसलिए कि ये रिलीजियस पार्टीज को छिड़ते हुए थोड़ा डर ही लगता है। खैर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि परवेज खटक साहब का कहना है चेयरमैन पीटीआई ने अपनी हुकूमत खुद खत्म की, पीटीआई के पास इकोनॉमी की बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था। जी हाँ, परवेज खटक साहब जो इमरान खान साहब के साथी रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इमरान खान के टाइम में, उनका कहना है कि इमरान खान के पास इकोनॉमी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था। तो सर आपके ख्याल से बाकी लोगों के पास है क्या, या उनसे पहले लोगों के पास था क्या? हमारे पास पाकिस्तान जब से बना है हमारे पास इकोनॉमी चलाने के लिए एक ही प्रोग्राम है और वो है कटोरा। हम कटोरा पकड़ते हैं और उसके बाद आईएमएफ और डिफरेंट कंट्रीज में जाके जहां से जितना मिल पाता है वो लेकर हम वापस आ जाते हैं और उसके बाद बड़ी ही बेशर्मी के साथ जो है दोबारा मांगने निकल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ चेयरमैन पीटीआई या इमरान खान को ही आप नहीं कह सकते। पाकिस्तान बनने से लेकर और अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई सब ने सिवाय कर्ज मांगने के या उधार मांगने के, चैरिटी मांगने के, कभी फ्लड आ गया है, कभी अर्थक्वेक आ गया है, कभी कोविड आ गया है और इसी किस्म की बातें करके जो है लोग दुनिया से पैसा और मेडिसिन और सामान मांगा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो अगर इमरान खान ने भी कर लिया तो कौन सा नया काम किया है। लेकिन खैर खान साहब ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन खान साहब आईएमएफ के पास भी चले गए। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कटोरा तोड़ देंगे, लेकिन वो नया कटोरा लेकर आ गए। वैसे भी पुराना कटोरा शायद छोटा पड़ रहा होगा और उनको ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। तो अभी भी हम वही देख रहे हैं, आईएमएफ से पैसा मांगना हो तो कभी चाइना से पैसे मांगते हैं तो कभी किसी से पैसे मांगते हैं। लेकिन बहरहाल चाइना की भी हमने अच्छी खासी बैंड बजा के रखी हुई है। उनके सी पैक का ख्वाब तो शायद अब चूर चूर हो गया होगा और चाइनीज शायद रात को भी जब सोते होंगे तो सुबह उठते वक्त उनको कोई ना कोई ऐसा भयानक ख्वाब नजर आता होगा कि जिसमें दिखता होगा कि सी पैक में जो कुछ इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान वो खा पी के डकार मारे बगैर हमारे जो कहना चाहिए कि भाई लोग हैं या जो हमारी एजेंसीज और हमारी स्टैब्लिशमेंट और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और खास तौर पे आसिम सलीम बाजवा, जी हाँ जनरल आसिम सलीम बाजवा और इसी तरह के लोग खा पी के भाग गए तो मेरे ख्याल है नींद में से बेचारे चीखा मार के उठ जाते होंगे कि ओ ये क्या हो रहा है। लेकिन सबक तो खैर चाइना ने भी नहीं सीखा। एक बार फिर सी पैक के जो है वो सेकंड फेज बनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन देखिए उसमें क्या होता है, हम उन्हें चूना लगाते हैं या वो चाइनीज हमें चूना लगाते हैं। वैसे वो बेचारे तो हमें पिछले कई सालों से चूना नहीं लगा रहे, हम ही कामयाब होते जा रहे हैं। तो इस बार भी हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हम ही चूना लगाएंगे, दूसरा नहीं। बात हम करेंगे एहसन इकबाल साहब की। एहसन इकबाल साहब का कहना है इंडिया और बांग्लादेश हमसे पीछे थे, अब हमसे आगे बढ़ गए हैं, क्या वजह है कि वो मुमालिक आगे निकल गए। जी हाँ, ये कहना है एहसन इकबाल साहब जो कि पीएमएलएन के मेंबर हैं। उनका कहना है कि जी बांग्लादेश और इंडिया हमसे पीछे थे। अच्छा, कब की बात है?
ओके ओके ओके, होंगे होंगे, अब ये कह रहे हैं तो होंगे, यकीनन होंगे, और कुछ दिनों के लिए हो गए होंगे, हो जाता है कभी कभी तो। लेकिन अब उनका कहना है कि दोनों आगे निकल गए हैं, इसकी क्या वजह, मतलब ये वजह भी पब्लिक ही बताए। एहसान इकबाल साहब, ये चीज आपको खुद जो है वो सोचनी चाहिए, खुद समझनी चाहिए। वैसे अगर आपको याद हो सर, तो 2018 के इलेक्शन से पहले, बल्कि 2013 के इलेक्शन जब होने वाले थे, तो आपने कहा था कि जी जर्नलिस्ट जो है वो एक रिपोर्ट बना के दें कि आखिर इमरान खान के पास यूथ क्यों जा रही है। और अगर आपको याद हो तो मैंने भी एक आपको रिपोर्ट बना के दी थी, और मैंने आपको उसमें बताया था कि इमरान खान ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से इमरान खान के पास यूथ जा रही है। और उसके बाद आपके ऑफिस से मतलब दोबारा कॉल नहीं आया, उन्होंने कहा कि आप तशरीफ नहीं लाएं तो अच्छा है। बल्कि जिन साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था आपसे, और जिन्होंने वो लेटर या वो रिपोर्ट मुझसे लिखवाई थी और कहा था जी वो रिपोर्ट आप बना के दें, जिसपे मैंने बड़ी मेहनत की थी सर, और 2 वीक्स लगा के मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी। आपके तरफ से कहा गया कि जी हमने रिपोर्ट बनाने को कहा था, गालियां देने को नहीं कहा था। तो मैंने कहा सर मैंने गालियां कब दी हैं, मैंने तो फैक्ट्स लिखे हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं और पीटीआई कहाँ कहाँ सही कर रही थी उस जमाने में। और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो मुझे मतलब टाटा बाय बाय, मतलब टाटा बाय बाय क्या, खैर मैं कौन सा आपकी एम्प्लॉय थी या मैं कौन सा आपके साथ काम कर रही थी, लेकिन बहरहाल मेरी उस रिपोर्ट को आपने फेंका कचरे के डब्बे में। और उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान साहब जो है वो पावर में आए। खैर वो तो ये और बात है कि भाई लोग की वजह से आए, लेकिन बहरहाल यूथ इमरान खान के साथ थी। और यूथ इमरान खान के साथ क्यों थी सर, मैंने रिपोर्ट में लिखा था जो आपने पढ़ी, और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिया। तो अभी भी आप अगर कहते हैं तो सर मैं बताऊं आपको कि बांग्लादेश और इंडिया आगे क्यों चले गए, और अब हम उनके पीछे तो क्या बहुत पीछे भी नहीं है। आप कहें तो मैं एक रिपोर्ट और बना देती हूँ, लेकिन सर डस्टबिन में ना फेंकिएगा। लेकिन खैर यहाँ से मैं चलती हूँ जी अगली न्यूज की तरफ। और ये तो जी खैर वही है एहसान इकबाल साहब की, मेरे ख्याल है आ गई दोबारा न्यूज। नहीं, मैं आपको बता रही थी इमरान खान बहुत गुरूर करते थे, सारे चले जाएंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इनके गुरूर का सर नीचा हुआ है, ये जी कहना है परवेज खटक साहब का। परवेज खटक साहब के खानदान के तकरीबन 7 लोग ऐसे थे जो इमरान खान ने असेंबली में बिठाए थे। उनका बेटा, उनका भतीजा, उनका भाई, और पता नहीं कौन कौन, उनका बहनोई, और उनके ऐसे 6-7 जो है उनके उनके फैमिली के मेंबर जो थे वो इमरान खान साहब ने असेंबली में सेट किए थे। कोई नेशनल असेंबली में था तो कोई केपी के असेंबली में था। और अब परवेज खटक साहब बाहर निकलते ही वो जिसे कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा बातें इमरान खान के खिलाफ यही कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जी उनको बहुत गरूर था, गरूर का सर नीचा हुआ। लेकिन खैर गरूर तो सभी को है, और हमारे सारे पॉलिटिशियन जो है सभी के कहते हैं गर्दन में सरिया है। और जब ये सरिया वो लोग निकाल देंगे तब शायद उनको पब्लिक भी नजर आएगी, तब शायद कंट्री को संभाल भी पाएंगे, और तभी शायद कुछ इंसानियत भी आएगी। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंतजार कीजिए कि अब पाकिस्तान अगली कौन सी कंट्री में जाता है पैसे मांगने, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।